इस डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में फ़ाइल नंबर 004 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। अभी तक तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने वाली पुरानी धारणा ही चली आ रही थी। अब नई विचारधारा के तहत वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं जिनसे सर्वोत्तम उत्पाद तो बनेगा ही, साथ साथ ये पर्यावरण मित्र भी होंगी। इस तकनीक के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इस तकनीक में व्यर्थ पदार्थ बहुत कम पैदा होगा और जो होगा भी उसे पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। यहाँ तक कि पानी का पुनः चक्रण करके जल संकट से निपटा जा सकेगा, क्योंकि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में भयानक रूप लेती चली जा रही है। हम इस बात में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में पानी की कमी मानसून आने से हल हो जाती है। फिर पर्याप्त मात्रा में नदियों में बह रहे पानी से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन फैलते प्रदूषण ने नदियों के स्वच्छ जल को दूषित करके समस्या को गंभीर रूप दे दिया है। आशा है कि भविष्य में अपनाई जाने वाली नई तकनीक इस समस्या से निपटने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि विनाश विहीन विकास के माध्यम से जो उद्योग लगाए जाएंगे उन पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियंत्रण होगा। साथ ही पुराने उद्योगों को जब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा तब तक कि वे प्रदूषणकारी रोकथाम के उपाय नहीं कर लेंगे। इन्हीं कल कारखानों के कारण ही गंगा और यमुना जैसी स्वच्छ नदियाँ प्रदूषण की शिकार हो गई हैं। इनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत यह कानून लागू कर दिया गया है। इन नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योग बंद कर दिए जाएं, ताकि लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ प्रदूषण मुक्त रह सकें। गंगा सफाई परियोजना के अंतर्गत विगत वर्षों से गंगा की सफाई का काम चल रहा था और अब तक सफाई के काम पर 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी हो रहा है। वहाँ पर शौचालय, सीवेज, उपचार संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस कानून के तहत जिन उद्योगों ने उपचार संयंत्र लगाए हैं वे पुनः अपना काम शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ से कपड़ा, चमड़ा उद्योग से निर्मित वस्तु का निर्यात बहुत होता है। असल बात यह है कि शुरू में जब उद्योग लगे तो किसी को प्रदूषण के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए स्थिति बिगड़ती चली गई। पर अब इतनी अत्याधुनिक फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं कि उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। रसायन युक्त कारखानों से जलवायु विषैली हो जाती है, जो किसी भयानक हादसे या दुर्घटना का कारण बन सकती है। एक बात यह भी है कि हमने शहरीकरण और औद्योगीकरण की दौड़ में जंगल काटे, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा।
इसलिए आज प्रदूषण से निपटने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं और जिसके फलस्वरूप पुनः हरियाली लौटने लगी है। जो नुकसान हमने पैसा कमाने के लिए पहले किया था, उसकी पूर्ति हम पैसा खर्च करके कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के उपयोग से ज़मीन कठोर और अनुपजाऊ हो गई। इसके उपयोग ने तरह तरह की बीमारियां हम में पैदा कर दी हैं। इसलिए अब पर्यावरण मित्र कीटनाशक का विकास किया जा रहा है, पर यह सब पर्याप्त जानकारी के अभाव में हुआ। सिर्फ हम ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस बात से अनभिज्ञ था। सन 1957 तक लंदन शहर सर्वाधिक प्रदूषित था, लेकिन समुचित उपाय करने पर आज लंदन का पर्यावरण स्वच्छ हो गया है। श्रीमान जी, आज हमें प्रदूषण के बारे में काफ़ी ज्ञान हो चुका है और उसको बचाने के सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के लोग अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति जागरूक हैं। वे बिजली, पानी, सड़क और विद्यालय की मांग कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, परंतु इस समय हमारे लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति क्या है? सबसे खतरनाक बात चुनाव के दौरान हुई हिंसा है। चुनाव के अंदर विशेषतः कुछ राज्यों में धन शक्ति और माफिया शक्ति का बढ़ता प्रभाव अत्यंत खतरनाक और शोभकारी बात है। यदि चुनावों में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग करना पड़े और यदि कुछ राज्यों में चुनाव जीतने के लिए निजी सेना भर्ती करनी पड़े, तो यह इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हार्श हो रहा है और वह ध्वस्त हो रही है तथा इससे समग्र लोकतांत्रिक पद्धति के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि मतदान केंद्रों पर कब्जा होता और उम्मीदवार कब्जा किए गए मतदान केंद्रों के आधार पर चुनाव जीतता है, तो जनता की इच्छा कहाँ ध्वस्त हो गई। यह क्या है और राष्ट्र के रूप में इसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक चुनाव के बाद लोग इस बारे में लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में इस दिशा में कुछ कर रहा है या कुछ करने की बात हो रही है। चुनाव के दौर में लोग समाजवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। अब हम भारतीय राजनीति के दूसरे स्तंभ समाजवाद पर विचार करते हैं। समाजवाद अब अपने आप में आर्थिक विकास, उत्पादन और वितरण का अविश्वसनीय रूप ले चुका है। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर 1/4 से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। यह जनसंख्या बेरोजगारी के अभाव में, निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इन नागरिकों की दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा,
महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों ना हो गई हों। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।